तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो 9th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं उसके लास्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और वो लास्ट चैप्टर जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हालांकि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के बारे में हम लोग कुछ 6 क्लास में, कुछ 7th क्लास में और कुछ 8 क्लास में भी अध्ययन किए हैं। हर एक क्लास में कुछ न कुछ उसका अध्ययन हुआ है। आज हम लोग फिर से कुछ जो पीछे पड़ी हुई चीज़ें हैं उसका रिवीजन होगा और कुछ नई चीज़ें आपके साथ जुड़ेंगी प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव वाले टॉपिक में। तो आइए हम लोग आज के क्लास में चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक में आज आप क्या क्या जान पाएंगे, तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति क्या है इसके बारे में। तो नॉर्मली प्राकृतिक वनस्पति क्या है आप जान ही चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। दूसरा है कि प्राकृतिक वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी किसी भी स्थान पर जो नेचुरल वेजिटेशन का विकास होता है वह किन किन कारकों से प्रभावित होता है, नियंत्रित होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर भारत में वनस्पति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, भारत में कितने प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, किन क्षेत्रों में वो वनस्पति पाई जाएगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स अध्ययन करेंगे। फिर वन्य प्राणी के बारे में कुछ फैक्चुअल सेक्शन होगा वो, और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको दिखाएंगे कि आज का जो फैक्चुअल सेक्शन होगा उससे स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं और कुछ विविध करके है। तो एक एक करके हम लोग चलेंगे। और पिछला जो 2 क्लास हुआ है भारत की जलवायु, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, मुझे लगता है कि आपने देखकर उसका नोट्स बनाया होगा और आप उससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अभी हम लोग कंटिन्यू 15-20 मिनट क्लास करेंगे, और जब हम आपसे मुखातिब हों कि हम आपके चैट को देख रहे हैं, आप अपना प्रश्न कीजिए, तब आप प्रश्न करेंगे तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये 15-20 मिनट का सेशन अभी कंटिन्यू हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, चीज़ों को जानेंगे। आप अपना नोट्स डेवलप करते जाइएगा और फिर हम लोग आपके प्रश्नों का डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, नेचुरल वेजिटेशन से क्या आशय है। तो प्राकृतिक वनस्पति हम लोग किसे कहते हैं, ये पिछले कक्षा में भी हम लोगों ने जिक्र किया है। प्राकृतिक वनस्पति का आशय क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी विशेषता होती है कि ये स्वतंत्र पूर्वक विकसित होने वाले वनस्पति होते हैं। कैसे वनस्पति होते हैं, तो स्वतंत्र पूर्वक विकसित होने वाले। और जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र पूर्वक विकसित होने वाले होते हैं, इसका अर्थ ये निकलता है कि ये ऐसे वनस्पति होंगे जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के विकसित होते हैं, बिना मानवीय हस्तक्षेप के विकसित होते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य होता है कि ऐसा वनस्पति जो स्वतंत्र पूर्वक विकसित हो और फिर बिना मानवीय हस्तक्षेप के विकसित हो, और तीसरा कि वनस्पति के एक समूह का निर्माण करे, वनस्पति के एक समूह कहें या आप इसे सेट कह सकते हैं, समुच्चय का निर्माण करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अर्थात हम आप जो वृक्ष लगाते हैं या कहीं पर जो आप फॉरेस्ट्री करते हैं तो वो ह्यूमन मेड होता है, हालांकि वो भी वनस्पति ही है, लेकिन वो हम नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत नहीं लेते हैं। हम नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत किसको लेते हैं, तो ऐसा वनस्पति या वनस्पति का समूह या वनस्पति का समुच्चय जो स्वतंत्र पूर्वक विकसित होकर बिना मानवीय हस्तक्षेप के विकसित हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और ऐसे प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग अछत वनस्पति भी कहते हैं। अक्षय जैसे शब्द आप यूज करते हैं ना, उसे अछत वनस्पति भी कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में जो वनस्पति पाई जाती है उसमें क्या है कि वर्तमान भारतीय वनस्पति जो है एक प्रकार की मिश्रित वनस्पति है, या वनस्पति का आप कह सकते हैं मिश्रण है। और वर्तमान भारतीय वनस्पति जो मिश्रण है इसमें 2 है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं देशज
वनस्पति कहेंगे। देशज वनस्पति किसको कहेंगे, आप इसको थोड़ा सा रियलाइज कीजिए। और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं विदेशज वनस्पति। तो वर्तमान में जो भारत में वनस्पति पाई जाती है, खासकर जो प्राकृतिक वनस्पति है, ये वनस्पतियों का मिश्रण है जिसमें देशज वनस्पति भी पाए जाते हैं और विदेशज वनस्पति भी। देशज वनस्पति का अर्थ होता है जो स्थानीय मूल का पादप है, जो भारत की पादप है उसको देशज वनस्पति कहेंगे। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में जो वनस्पति पाई जाती है वो स्थानीय वनस्पति कहलाता है, और जो उपनिवेश के काल में आए बाहर से और अब वो भारतीय वनस्पति में मिश्रित हो चुके हैं तो उसको हम लोग कहेंगे विदेशज वनस्पति। तो प्रेजेंट टाइम में आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो मूल रूप से 5 वनस्पति पाई जाती है उसे हम लोग एक मिश्रित वनस्पति के रूप में जानते हैं। और ये देशज वनस्पति अर्थात जो मूल भारतीय वनस्पति है वो देशज है, और जो कुछ विदेशों से आए हुए हैं उन दोनों के मिश्रण है। वनस्पति के समूह या समुच्चय शब्द का जो हमने प्रयोग किया है, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे वनस्पति का एक सेट निर्मित हो जाए जो अन्य वनों में विकसित नहीं होते या अन्य जगहों पर वो आपको प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे आप सदाबहार वन में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है, मानसून या पर्णपाती वन में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो एक सेट निर्मित होने का अर्थ है कि वनस्पति के एक ऐसे समूह बन जाते हैं जो अन्य वनों में उस तरह के वन हमें नहीं मिलते हैं। तो ये प्राकृतिक वनस्पति है। अब भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है या कहीं पर जो प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है वो किन किन कारकों से नियंत्रित होता है। तो हमें भारत की वनस्पति का अध्ययन करना है तो हमें ये जानना है कि प्रेजेंट टाइम में जो भारत में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है या जो वनस्पतियां हैं उनके विकास को कौन कौन से कारकों ने प्रभावित किया है, इसके बारे में हमें जानना है। तो पिछले कक्षा में भी हमने इस टॉपिक सब पर जिक्र किया है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ आप लोग भी पॉइंट लिखो कि भारत में जो वनस्पति पाई जाती है यह वनस्पति जो है किन किन कारकों का परिणाम है, किस तरीके से ये विकसित हुए हैं, उसके बारे में कुछ कुछ आप लोग भी कमेंट में लिखिए। तो वर्तमान में जो भारत में वनस्पति पाई जाती है इसमें सबसे एक प्रमुख प्रभाव किसका है, तो उच्चावाचीय दशा का, रिलीफ कंडीशन जो है उसका इम्पैक्ट है उच्चावाचीय दशा। उच्चावाचीय दशा करता है कि देश के विभिन्न भागों में जो पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, और चूंकि वहां पर तापमान, वर्षा, मृदा सबकी अलग अलग दशाएं होती है, डिफरेंट उच्चावाच, डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशन, डिफरेंट वेजिटेशन, ये याद रखेंगे। तो उच्चावाचीय दशा। दूसरा जो स्लोप पैटर्न होता है जिसको आप ढाल प्रतिरूप कह सकते हैं, ये भी वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है। जैसे हिमालय की वनस्पति को यदि आप देखेंगे तो ये ढाल प्रतिरूप के द्वारा भी प्रभावित है। नॉर्मली क्या है कि हिमालय के दक्षिणी ढाल की तुलना में उत्तरी ढालों में सौर प्रकाश कम जाता है, तो दक्षिणी ढालों पर वनस्पति का ग्रोथ अधिक है एज कॉम्पेयर टू नॉर्दर्न स्लोप। एक दूसरा क्या है कि उत्तरी ढालों पर सौर प्रकाश भी कम जाएगा क्योंकि वो सूर्य अपोजिट साइड हो जाता है, तो उत्तरी ढालों पर सौर प्रकाश के कम जाने, ढाल अपोजिट होने के कारण क्या है कि उत्तरी ढाल पर उस तरीके के वनस्पति हमें नहीं मिलते हैं जो सौदर्न स्लोप पर हमें मिलते हैं। तो ढाल प्रतिरूप का तीसरा वनस्पति के विकास पर इम्पैक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं मृदा की गुणवत्ता। क्योंकि वनस्पति जो है मृदा से भी कई प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, तो मृदा की जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, वो भी वनस्पति के विकास को प्रभावित करते हैं। न केवल मृदा की गुणवत्ता बल्कि जो भूमिगत जल का स्तर होता है, भूमिगत जल का स्तर, तो भूमिगत जल का स्तर भी वनस्पति के ग्रोथ, विकास को प्रभावित करते हैं ये। और भारत में आप देखोगे कि चूंकि देश के विभिन्न भागों में उच्चावाचीय दशाएं अलग है, ढाल प्रतिरूप अलग है, मृदा की गुणवत्ता अलग है, भूमिगत जल का वितरण एक समान नहीं है। साथ ही साथ पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा वर्षा की मात्रा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वर्षा की मात्रा एवं वितरण।
इन सभी कारकों में यदि आप देखें तो भारत में वनस्पति के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव जो है वर्षा की मात्रा और वितरण का भी। आगे आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की वनस्पति, 76 या 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में एक अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो भारत में वनस्पति की जो वितरण और उसकी विविधता प्रभावित है वो पांचवा। फिर छठा क्या हो जाएगा, तापीय दशा। तापीय दशा यानी उपलब्ध सौर प्रकाश की जो मात्रा है वो। सातवां हो जाएगा वर्षा हो ही गया, जो वायुमंडलीय नमी होती है, वायुमंडलीय नमी, तो वायुमंडलीय नमी की मात्रा ये भी। आठवां जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा भारत की अक्षांशीय दशा, ये भी है, और अक्षांशीय दशा का संबंध किससे हो जाएगा, सौर प्रकाश से हो जाएगा, अक्षांशीय दशा है। नौवां हो जाएगा तट रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ कोस्टलाइन, तट रेखा की लंबाई। और 10वां पॉइंट हो जाएगा तट रेखा की बनावट। क्या हो जाएगा, जो हमारा कोस्टलाइन है, तट रेखा की बनावट। ये 10 पॉइंट हैं जो वनस्पति के विकास को प्रभावित किए हुए हैं। अब आप इसको एक फ्रेमवर्क में समझिए कि भारत में जो उच्चावाचीय दशाएं हैं वो सभी जगह एक समान नहीं है। हमारे यहाँ पर्वत है, मैदान है, पठार हैं, भ्रंश घाटियां हैं, द्रोणी है, सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। इसी प्रकार ढाल प्रतिरूप भी सर्वत्र एक समान नहीं है। मृदा की गुणवत्ता सभी जगह एक समान नहीं है। भूमिगत जल का स्तर सभी जगह एक समान नहीं है। वर्षा की मात्रा और वितरण सभी जगह एक समान नहीं है। तापीय दशा, वायुमंडलीय नमी, जो भारत की अक्षांशीय दशा है, तटरेखा है, और जो तटरेखा की बनावट, चूंकि ये सभी जगह एक समान नहीं है, इसमें बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए भारत में भी वनस्पति सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ आप मान के चलो कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु दशा में जो वनस्पति विकसित होते हैं वो भी पाई जाती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र में अल्पाइन जलवायु पाई जाती है वो भी पाई जाती है। हालांकि अक्षांशीय दृष्टिकोण से हमारे यहाँ ध्रुवीय टाइप की जलवायु नहीं पाई जाती है, लेकिन चूंकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में एल्टीट्यूड पर जाने के बाद तापीय दशाएं काफी कम हो जाती है, इसलिए अल्पाइन टाइप का वेजिटेशन भी मिलता है। तो भारत एशिया महाद्वीप के कुछ ऐसे देशों में शामिल है जहां पर उष्ण कटिबंधीय दशा से लेके अल्पाइन जलवायु दशा तक में जो वनस्पति पाई जाती है वो हमारे यहाँ पाई जाती है। और भारत में जो वनस्पति की इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का कारण क्या है, यही 10 पॉइंट है। अब इस 10 कारकों के सम्मिलित प्रभाव से भारत में जो वनस्पति पाई जाती है वो 5 प्रकार के हैं मूल रूप से। इसमें एक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन, चौथा है पर्वतीय वन, और पांचवा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो पांचों वनस्पतियां पाई जाती है, इसको आप एक बार भारत के मानचित्र पर देख लें तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो मेरे साथ आप भी इस डायग्राम को बनाओ। और कल मैंने कहा था कि भारत में वर्षा वितरण का मानचित्र आपको बता रहा था, और कल मैंने कहा था कि अगर भारत में वर्षा वितरण मानचित्र आपको याद है तो भारत में वनस्पति का वितरण आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो अगर वर्षा वितरण वाले मानचित्र का आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये जो 5 प्रकार की वनस्पति है, इसमें जो हिमालय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हमें कौन सी वनस्पति मिलती है, तो इन क्षेत्रों में हमें मूल रूप से क्या मिलती है, एक तरीके से जो पर्वतीय वन है, हिमालय पर्वतीय वन, ये हो जाएंगे। तो डॉटेड वाला जो एरिया है ये हिमालयन पर्वतीय वन को दिखाता है, माउंटेन फॉरेस्ट का ये एरिया। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत में भी माउंटेन फॉरेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। दूसरा, भारत में क्या हो जाएगा कि ये जो पश्चिम घाट का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ जो लक्षद्वीप समूह है, यहाँ जो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तटीय उड़ीसा, बंगाल और पूर्वोत्तर भारत को कवर करते हुए और कुछ तमिलनाडु के एरिया को कवर करते हुए, इन क्षेत्रों में हमें सदाबहार वन की प्राप्ति होती है। जो वाइट मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ डायगोनल लाइन जिन क्षेत्रों के लिए, वहां पर हमें सदाबहार वन की प्राप्ति होती है। अरुणाचल में भी सदाबहार वन मिलता है, लेकिन वहां पर हमने उसको हिमालयन वन में रख दिया है। तीसरी जो वनस्पति आपको यहाँ पर मिलेगी वो कौन सी वनस्पति मिलेगी, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन मिलेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत के वृष्टि छाया क्षेत्र में, और यहाँ जो हम क्रॉस लाइन डाल रहे हैं रेड कलर से, ये जो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन का क्षेत्र हो जाएगा। और फिर देश का जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचता है, ये बेसिकली उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती को दिखाता है। तो ये जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे आर्द्र पर्णपाती कहेंगे, आर्द्र पर्णपाती कहेंगे। और ये जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे शुष्क पर्णपाती कहेंगे, ड्राई डिसिडियस से कहते हैं। और तटीय क्षेत्रों में जो है हमारे यहाँ कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो तटीय क्षेत्र खासकर जो पश्चिम बंगाल का ये डेल्टा क्षेत्र है, महानदी डेल्टा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है, इन डेल्टाई क्षेत्रों में कुछ अंडमान निकोबार द्वीप के सहारे जो है हमें मैंग्रोव वन की प्राप्ति होती है। तो मैं डिफरेंट कलर से जो मैंने लिया है ना, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं सबका अर्थ। इस कलर का जो एरिया है ये आपको बता रहा है, ये है मैंग्रोव वन, जहां पर हमने इस कलर का स्पॉट लगाया है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को व्यक्त करता है। दूसरा जो है सो हमने रेड कलर यूज किया है, तो रेड कलर में क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन वाला जो एरिया है ये आपको समझना है, ये कंटीले वन का एरिया है, डेजर्ट वन का एरिया है। तीसरा जो है हमने वाइट कलर यूज किया है, और वाइट कलर जो हमने यूज किया है तो उसमें आप देखोगे कि वाइट कलर वाले क्षेत्र में हमने डायगोनल लाइन लिए हैं, ये भी डायगोनल लाइन हो जाएगा। और जहां जहां भी व्हाइट कलर में डायगोनल लाइन है वो किस वन को व्यक्त करता है, सदा बहार वन को व्यक्त करता है, ठीक है। और पांचवा जो हो जाएगा जो नॉर्मल येलो कलर से इंडिकेट है, तो येलो कलर वाला जो डॉटेड डॉटेड लाइन है ये किसको दिखाता है, पर्वतीय वन को दिखाता है, पर्वतीय वन। और बीच में पांचवा जो पर्णपाती वन है वो आपके सामने में है। फिर से एक बार आप इसको समझिए कि भारत में जो अभी आपको 10 पॉइंट हमने बताया है, उस 10 पॉइंट के आधार पर भारत में जो वन सर्वेक्षण अनुसंधान संगठन देहरादून है, वहां पर उसने भारत की वनस्पति को 5 वर्गों में रखा है। एक है पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन एक हिमालयन वन हो जाएगा, और प्रायद्वीप में भी पर्वतीय वन होगा, जब हम अध्ययन करेंगे तो आपको दिखाएंगे प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन। तो जो येलो कलर से डॉटेड डॉटेड एरिया है वो हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट को दिखाता है। दूसरा है जो अपने यहाँ मैंग्रोव वन है, तो मैंग्रोव वन जो आप देख रहे हैं कि इस कलर से ब्लैक स्पॉट किया हुआ है वो है। फिर सदाबहार वन है जो व्हाइट कलर का डायगोनल लाइन का एरिया है, पश्चिम घाट पर्वतीय क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप, तटीय उड़ीसा, बंगाल, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में लगभग, और तटीय तमिलनाडु में हमें सदाबहार वन की प्राप्ति होती है। फिर है जो कंटीले वन है, तो क्रॉस लाइन वाला जहां पर आप एरिया देख रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान, कुछ दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जो गुजरात का कच्छ का रण है, कुछ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश का जो एरिया होगा, और प्रायद्वीपीय भारत में रेन शैडो जोन जो है ये कंटीले वन का क्षेत्र हो जाएगा। और जो मानसून या पर्णपाती वन है, ये वर्षा की मात्रा के वितरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्द्र पर्णपाती और दूसरे शुष्क। तो आर्द्र पर्णपाती का एरिया दिखाया हुआ है, कहाँ पर होगा, शुष्क पर्णपाती का एरिया दिखाया हुआ है। तो अब आपको इसमें मुझे लगता है कि वनस्पति के अध्ययन में कोई खास दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कल मैंने आपको बताया भी था
कि वर्षा वितरण मानचित्र को आप याद रखेंगे तो आपको वनस्पति रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक जो मैंने बताया वो सभी का क्लियर है। इसमें यदि आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। तो अब है एक एक वनस्पति के बारे में हमें जानना है। तो आप इसमें आपको पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के विकास होने के लिए क्या कंडीशन है, दशा क्या होनी चाहिए, भारत में यह वन कहाँ मिलता है, क्षेत्र आप लोगों को बताना है। और तीसरा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता क्या होती है ये मुझे बताना है। हालांकि पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसके विकास के लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। हालांकि 150 सेंटीमीटर से भी अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन हमें मिलते हैं। 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में जो वन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं शुष्क सदाबहार, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो वन मिलते हैं उसे हम कहते हैं आर्द्र सदाबहार। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा चाहिए इसके लिए। दूसरा कंडीशन इसके लिए क्या चाहिए कि जो तापीय दशा होनी चाहिए वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक होना चाहिए, ये इसके लिए तापीय दशा है। तीसरा है कि इस वनस्पति के विकास के लिए वायुमंडलीय आर्द्रता नमी 70% या उससे अधिक होनी चाहिए। और चौथा, इस वनस्पति के विकास के लिए छोटी शुष्क ऋतु होती है, छोटी शुष्क ऋतु, यानी कि ड्राई कंडीशन बहुत लंबा नहीं होनी चाहिए, छोटी शुष्क ऋतु होनी चाहिए। तो ऐसी जलवायु दशाएं या क्लाइमेटिकल कंडीशन जहां पर मिलेगा भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे थोड़ा सा अधिक तापमान, 70% वायुमंडलीय नमी होनी चाहिए, छोटी शुष्क ऋतु होनी चाहिए, यानी लंबा वर्षा का सीजन होनी चाहिए, तो वहां पर यह वन हमें मिलता है। भारत में सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर मिलेगा? तो भारत में एक मिलेगा सदाबहार वन वेस्टर्न घाट के पश्चिमी ढाल पर, पूरे वेस्टर्न घाट पर नहीं मिलेगा, वेस्टर्न घाट के पश्चिमी भाग में मिलेगा। दूसरा ये वन जो हमें मिलेगा अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलेगा। तीसरा हमें ये वन जो मिलता है वो लक्षद्वीप में मिलता है। चौथा ये वन जो हमें मिलता है तटीय उड़ीसा में मिलता है, तटीय उड़ीसा, बंगाल में भी मिलेगा। और कुछ ये वन जो है तमिलनाडु में भी हमें मिलते हैं, जो तटीय तमिलनाडु है वहां पर। और पांचवा, पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में ये वन मिलते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य, इवन कि अरुणाचल में भी जो है ये वन हमें मिलता है। तो ये इसका क्षेत्र हो जाएगा। यानी कि इस मानचित्र पर यदि आप इसको लोकेट करने का प्रयास करोगे तो ये वन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ये एरिया हो जाएगा पश्चिम घाट का, यहाँ पर आपको मिलेगा। ये लक्षद्वीप समूह है, यहाँ पर मिलेगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर मिलेगा। ये तटीय तमिलनाडु है, और ये जो पूरा का पूरा हम एरिया कवर कर लेंगे, इन सभी क्षेत्रों में हमें सदाबहार वन की प्राप्ति होती है। अब ये जो सदाबहार वन होता है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है वो आपको ध्यान से समझना है। सदाबहार वन जो होते हैं ना, इसमें वृक्ष की जो लंबाई होती है वो 60 मीटर तक लंबे वृक्ष होते हैं, काफी लंबे वृक्ष मिलते हैं, 60 मीटर तक लंबे वृक्ष। वृक्ष जो होते हैं ना, इनकी पत्तियां जो होती है काफी सघन छत्रक वाले वन होते हैं, सघन छत्रक। इंग्लिश में इसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं डेंस कैनोपी कहते हैं, डेंस कैनोपी वाले वन होते हैं। ठीक है। तीसरा जो है इस वन की विशेषता होती है कि वनस्पति के कई स्तर पाए जाते हैं, कई लेयर पाए जाते हैं। कई स्तर कहने का अर्थ है कि धरातल से लेके और 60 मीटर ऊंचे वृक्ष के बीच में कई लेयर, कम से कम 4-5 वनस्पतियों के लेयर हमें मिलते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टॉप लेयर पर इसमें वनस्पति होती है उसके वनस्पति की पत्तियां काफी सघन होती है, वाइड होती है, वो एक छाता, अम्ब्रेला जैसा आवरण बना लेते हैं। सौर प्रकाश इसलिए धरातल पर कम आती है
और यही रीजन है कि सौर प्रकाश की प्राप्ति करने के लिए वनस्पतियों में प्रतिस्पर्धा होती है। उस प्रतिस्पर्धा में जो छूटते जाते हैं उसी से वनस्पति के लेयर का यहाँ पर निर्माण होता है। तो बहुत ही डेंस कैनोपी सघन छत्रक वाले ये वन होते हैं। और फिर इसमें वही वन विकसित हो सकते हैं जिसमें नमी धारण करने की क्या है, नमी को सहन करने की क्षमता है। तो इस तरीके के वन इसमें विकसित होते हैं। यहाँ पर वृक्ष कौन कौन सा मिलेगा, तो इसमें आपको आबूनास का वृक्ष मिलेगा, आबूनास। फिर आबूनास के अतिरिक्त इसमें आपको देवदार का वृक्ष मिलेगा, महोगनी का वृक्ष मिलेगा, एबोनी का वृक्ष मिलेगा, एबोनी, रोजवुड का वृक्ष मिलेगा, रोजवुड। फिर इसमें आपको आयरन वुड का वृक्ष मिलेगा, आयरन वुड। तो ये सदाबहार वन की विशेषताएं होती। देखो यहाँ पर प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें दे देगा ये कंडीशन जो हमने आपको दशाएं बताई है कि वितान बोलते हैं, जो वनस्पति की पत्तियां होती है ना उसी को वितान बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस पर भी प्रश्न बन सकता है कि दिया गया भौगोलिक कंडीशन किस प्रकार के वनस्पति के विकास के लिए उपयोगी है, या इस दशा में कौन सी वनस्पति विकसित हो सकती है। दूसरा प्रश्न पीटी का बनता है कि भारत में कहाँ पर सदाबहार वन का क्षेत्र है, तो वो है आपके सामने में। और विशेषता पर यूपीएससी में प्रश्न पूछे हुए हैं प्रीवियस वर्षों में कि निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन की विशेषता है। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी का, कोई डॉट। नेक्स्ट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून वन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं इसको, पर्णपाती वन कहते हैं। तो ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसके विकास के लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होना चाहिए, दशाएं, भारत में इसके जो क्षेत्र हैं कहाँ पर है, मानचित्र पर तो आपको दिखा ही दिया हूं। और तीसरा, यह जो वनस्पति है इसकी क्या विशेषता होती है, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून या पर्णपाती वन जो होता है ये वहां पर विकसित होते हैं जहां पर 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। तो 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच जो वर्षा होती है इसको आप दो कैटेगरी में कर लेंगे। इसमें एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्द्र पर्णपाती, और दूसरी जो इसमें वनस्पति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क पर्णपाती, यानी वेट डिसोडियस एंड ड्राई डिसोडियस। तो आर्द्र पर्णपाती जो है नॉर्मली 100 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 150 सेंटीमीटर रहता है, तो वो भी आप उसको गलत नहीं मानेंगे। और शुष्क पर्णपाती जो है ये 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में हमें मिलते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। तापीय दशा जो हो जाएगा वो 22 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच हमें मिलता है पर्णपाती वन, 22 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच। और जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है ये लगभग 60% से लेके 40% के बीच होती है, यानी कि आप मान के चलो कि 50 से 60% तक आर्द्र पर्णपाती में और 40 से 50% के बीच जो होती है वो शुष्क पर्णपाती में। तो उष्णकटिबंधीय मानसून या पर्णपाती वन के विकास के लिए 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की मात्रा के आधार पर और वनस्पतियों के विकास का जो नेचर है इसके आधार पर हम इस वनस्पति को दो कैटेगरी में रखते हैं। एक होता है आर्द्र पर्णपाती यानी कि वेट डिसोडियस, दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती अर्थात ड्राई डिसोडियस। आर्द्र पर्णपाती वन का विकास 100 से 200 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 100 से 150 सेंटीमीटर भी लिखा रहता है, तो वो भी गलत नहीं है। और शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच। टेम्परेचर दोनों के लिए 22 से 24 डिग्री और 60 से 40% के बीच वायुमंडलीय नमी होनी चाहिए। अब ये वन जो भारत में पाया जाता है इसका क्षेत्र यदि हम लोग इसके मानचित्र पर देखेंगे तो अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ से ये लॉक हो जाएगा एरिया, और इस तरीके से ये जो 100 सेंटीमीटर समवर्षा की रेखा है
तो इन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन हमें मिलते हैं। ये कौन सा वन का एरिया है? ये है आर्द्र पर्णपाती का। तो आर्द्र पर्णपाती का जो एरिया है उसके एरिया का नाम आप लोग लिखो, और यहाँ पर पश्चिम घाट के इस एरिया को छोड़कर, कुछ जो वृष्टि छाया क्षेत्र है छोड़कर, ये जो पूरा का क्रॉस एरिया मैं जिस क्षेत्र में डाल रहा हूं, ये क्रॉस वाला एरिया जो हो जाएगा वो बेसिकली किसका हो जाएगा? तो आपको शुष्क पर्णपाती का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? शुष्क पर्णपाती। तो मैप के सहारे ही आपको एरिया नाम याद रखना है। अर्थात आर्द्र पर्णपाती कहाँ कहाँ मिल रहा है? आर्द्र पर्णपाती आपको मिल रहा है हिमालय के गिरिपद प्रदेश में, जिसको आप भावर तराई रीजन कहते हो, तो तराई रीजन में मिलेगा। फिर पूर्वी यूपी है, बिहार है, बंगाल है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हमें आर्द्र पर्णपाती मिलता है। शुष्क पर्णपाती कहाँ पर मिलता है? तो पंजाब में, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, एनसीआर, कुछ जो है मध्य प्रदेश का एरिया, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों में मिलती है हमें। और शुष्क पर्णपाती कुछ जो वन है वो हमें झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में भी मिलेगा, जहां पर वर्षा की मात्रा कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं इसकी विशेषता क्या होती है? तो सबसे पहला क्या है कि हम इन्हें पर्णपाती वन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्री मानसून के समय में, अब प्री मानसून क्या होता है आपको पता है? प्री मानसून के समय में ये वन, प्री मानसून के समय में यह एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। एक साथ क्या करते हैं? यह वनस्पति एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। और एक साथ पत्तियां गिरा देने के कारण क्या है कि हम इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। जबकि सदाबहार वन का क्या अर्थ होता है कि यह जो वन है सदाबहार वन, इसमें वृक्ष की पत्तियों के गिरने का समय अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक समय यह वन हरा भरा होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? सदाबहार वन। यहाँ पर सभी वनस्पति एक साथ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। यहाँ पर वृक्ष की लंबाई जो होती है वो हमें 40 मीटर तक लंबे वृक्ष प्राप्त होते हैं। तीसरी इसमें क्या होती है कि जो वृक्ष पाए जाते हैं वो आप वनस्पति जो पाए जाते हैं उसको आप याद कीजिए। तो पर्णपाती वन के अंतर्गत जो है ना, शीशम, जामुन, आम, कटहल, पीपल, बरगद, अमलतास, कुसुम, बील, इस तरीके के वृक्ष पाए जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है इसमें, जो शुष्क पर्णपाती का, तो उसमें कुछ जो कैक्टिव वृक्ष होते हैं वो भी आ जाते हैं, जैसे बील है, नीम है। उसके अलावा झारखंड सब में कुछ जो आर्थिक रूप से उपयोगी वृक्ष होते हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ क्या है कि इस वन में सबई घास मिलता है। सबई घास मिलता है, वो इकोनॉमिकली बहुत यूज है, क्योंकि चट्टियों मैट के निर्माण में, रस्सी के निर्माण में, सभी के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। और चौथा क्या है कि जो मानसून या पर्णपाती वन है ये भारत के सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाने वाला वन है। ये कई बार पूछा भी हुआ है। तो भारत के सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रों में पाया जाने वाला वन है। पर्णपाती वन को ही हम लोग पतझड़ वन कहते हैं, उसी को हम लोग मानसून वन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा जो हो जाएगा वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन के विकास के लिए दशा क्या होना चाहिए? इस वनस्पति का भारत में क्षेत्र कहाँ पर है? और तीसरा, ये जो वनस्पति होती है इसकी विशेषता क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखो, इस तरह के वनस्पति के विकास के लिए वर्षा की जो मात्रा है लेस देन 70 सेंटीमीटर से, या कहीं कहीं पर 50 सेंटीमीटर भी लिखा रहता है, तो लेस देन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन हमें मिलते हैं। वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता जो है 40% या उसके आसपास होती है, तो वहां पर ये हमें मिलती है। फिर तीसरा, ये वन जो होता है हमें
टेम्परेचर रेंज जो है लगभग 18 डिग्री से लेके 24 डिग्री तक जो औसत टेम्परेचर रेंज है उसके बीच वाले क्षेत्रों में हमें मिलता है। और सीधा सा अर्थ है कि ये वन जो है अपने शुष्क जलवायु दशा की उपज होती है। ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो शुष्क जलवायु दशा में, ड्राई क्लाइमेटिकल कंडीशन में ये वन पाए जाते हैं। और शुष्क जलवायु दशा कहाँ पर होती है? तो जहां पर वर्षा की तुलना में क्या हो, जहां पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो, वर्षा की तुलना में क्या हो, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो, तो वहीं पर हमें ड्राई क्लाइमेटिकल कंडीशन मिलता है और वहीं पर ये वन हमें मिलता है। तो 70 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, 40% नमी और 18 से 24 डिग्री, कहीं कहीं 26 डिग्री भी लिखा रहता है। तो इतने टेम्परेचर रेंज में होना चाहिए। आप मानचित्र पर ही इस वन के क्षेत्र को देख लीजिए। ये वन हमें कहाँ पर मिल रहा है? तो ये वन हमें इन क्षेत्रों में मिल रहा है कि ये जो इस मानचित्र पर हम डॉटेड लाइन डाल रहे हैं वहां पर हमें मिलता है। ये प्रायद्वीपीय भारत का हो जाएगा, यहाँ पर ये वन हमें मिलता है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन हैं वो कहाँ कहाँ पर हमें मिल रहे हैं? तो ये दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पश्चिम हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में रन ऑफ कच्छ, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग, कुछ पश्चिमी यूपी और एनसीआर के कुछ इलाकों में भी ये वन हमें मिलते हैं। और इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में जो वृष्टि छाया का क्षेत्र है वहां पर ये वन हमें मिलते हैं। अब इस वन की जो विशेषता होती है वो क्या क्या विशेषता है? तो ध्यान से देखो, इस वन में वृक्ष की जो लंबाई होती है वो अधिकतम 20 मीटर से लेके 25 मीटर तक लंबे वृक्ष मिलते हैं। दूसरी विशेषता होगी कि वनस्पति जो होते हैं वो कंटीले नेचर के होते हैं, कंटीले वन होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि पत्तियां छोटी होती है, पत्तियां कम चौड़ी, पत्तियां क्या होती है? कम चौड़ी एवं कंटीले होते हैं। और पत्तियां जो इस वनस्पति की कम चौड़ी और कंटीले होते हैं ये इनको मरुस्थलीय जलवायु में अनुकूलन प्रदान करती है। बेसिकली पत्तियां छोटी हो, कंटीले हो, तो सूर्य का प्रकाश जब वहां पर पड़ेगा तो वहां से वाष्पोत्सर्जन कम होगा, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पत्तियां जो कम चौड़ी और कंटीले होते हैं ये वनस्पति को अनुकूलन प्रदान करता है कि वो ड्राई क्लाइमेटिकल कंडीशन में अपने आप को बनाए रखता है, नमी बचाए रखने की क्या है ये क्षमता है। तीसरा, चौथा क्या होता है कि कुछ वनस्पति की जो पत्तियां और तने होते हैं वो मोमी होते हैं। कुछ वनस्पति की पत्तियां और तने, पत्तियां एवं तने क्या होते हैं? मोमी होते हैं, यानी स्पंज के समान होते हैं, मोमी होते हैं। जैसे कैक्टस है तो पत्तियां और तने जो मोमी होते हैं ये भी क्या होता है कि इनको अनुकूलन प्रदान करता है, ये नमी को बचाए रखता है, नमी को संजोए रखता है। तीसरा, पांचवा क्या होता है कि इस वनस्पति की जड़ें लंबी और छितरी होती है। जड़ें क्या होती है? रूट लंबी एंड छितरे होते हैं, फाइले होते हैं। ये भी इन्हें अनुकूलन प्रदान करता है क्योंकि जो यहाँ पर जल काफी नीचे होता है उस जल को प्राप्त करने के लिए जड़ें काफी नीचे तक और छितरे होते हैं। तो ये जो तीन लास्ट का पॉइंट है ये यहाँ के वनस्पति को अनुकूलन प्रदान करता है शुष्क जलवायु दशा में रहने के लिए। अर्थात पत्तियों का कम चौड़ा और उसका कंटीले होना, पत्तियां एवं तने का मोम स्पर्शी होना और जड़ों की लंबी होनी और उसका फैले होना, ये क्या है? इन्हें अनुकूलन प्रदान करता है। और यहाँ पर वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है? तो ऐसे क्षेत्र में नीम पाया जाता है, बील पाया जाता है, फिर यहाँ पर जो बबूल होता है वो पाया जाता है, फिर यहाँ पर खैर का वृक्ष पाया जाता है, फिर यहाँ पर बेर पाया जाता है, जो कैक्टस आप कहते हो वो पाया जाता है, कैक्टस पाए जाते हैं। और फिर इस क्षेत्र में खेजरी के वृक्ष भी पाया जाता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में खेजरी के वृक्ष को सामाजिक वानिकी के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है
क्योंकि खेजड़ी का जो वृक्ष होता है ये जल को कम एब्जॉर्ब करता है। तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन की दशाएं, भारत में क्षेत्र और उसका विशेषता। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन जो है ये भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और किस प्रकार की जलवायु दशा में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंग्रोव वन के विकसित होने के लिए उसी प्रकार से क्या है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, दशा। भारत में इस वन का क्षेत्र कहाँ पर है, किन किन रीजनों में पाया जाता है, और ये जो वन होते हैं मैंग्रोव वन, इनकी विशेषता क्या है। तो अभी तक जो आपने 3 वन के बारे में पढ़ा है उसमें यदि आपके पास कोई डॉट है तो आप पूछ सकते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसून या पर्णपाती वन और कंटीले वन के बारे में यदि आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। भूमिका लिख रही है कि ठंडे प्रदेश में बर्फ के घर क्यों बनते हैं। भाई इनको बताइए। बर्फ उष्मा का कुचालक होता है। मतलब जो पढ़ाए हैं उससे नहीं पूछेंगे, दूसरा पूछेंगे कि क्लियर है। बढ़ चलें आगे। वर्षा के तुलना में वाष्पीकरण का अधिक क्या मतलब है सर जी? मतलब तो क्लियर ही है कि वर्षा कम हो और उसके तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो जाए। यानी कि सिंपल सा कि 5 ग्राम वर्षा हुई और उसके तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो जाए, वो ड्राई क्लाइमेटिकल कंडीशन है। यानी कि इसका अर्थ है कि मृदा नमी मृदा वनस्पति की जो नमी है वो भी खींच ले, वापस हो जाए। ठीक है। तो मैंग्रोव वन की विकास के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है कि वो है उष्णाद्र जलवायु दशा होनी चाहिए। उष्णाद्र जलवायु। उष्णाद्र जलवायु अपने आप में 2 पॉइंट को निहित किए हुए है। 2 पॉइंट क्या है? आर्द्र का अर्थ है कि जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा है वो आर्द्र कंडीशन है, और ये टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए। तो सब ह्यूमिड कंडीशन वाले क्षेत्र में उष्णाद्र जलवायु दशा होनी चाहिए। डेल्टा तटीय मैदान होना चाहिए। डेल्टा तटीय मैदान। तो डेल्टा कोस्ट होना चाहिए। इसका कहने का अर्थ है कि दूसरा इसके लिए क्या होना चाहिए? डेल्टा कोस्ट होना चाहिए। तीसरा इसका अर्थ है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? उष्णाद्र जलवायु डेल्टा, और ज्वारीय लहर की उपस्थिति होनी चाहिए। ज्वारीय लहर की उपस्थिति, ज्वारीय लहर की क्या होनी चाहिए? प्रेजेंस होनी चाहिए, ज्वारीय लहर की उपस्थिति। तो उष्णाद्र जलवायु दशा, डेल्टा तटीय मैदान और ज्वारीय लहर की जो उपस्थिति वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर मैंग्रोव वन का विकास बड़े पैमाने पर होता है। क्लियर है? अब इसी मानचित्र पर हम लोग देखेंगे कि भारत में इस प्रकार के वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखो मैंग्रोव वन की जो प्राप्ति होती है ना, गुजरात में कुछ कच्छ की खाड़ी के सहारे प्राप्त होता है, और पूर्वी तट पर सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, ताम्रपर्णी वगाई डेल्टा, और फिर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके सहारे कुछ कुछ पश्चिम तट के सहारे भी ये वन हमें प्राप्त होते हैं। तो कहाँ कहाँ मिल रहे हैं मैंग्रोव वन? एक गुजरात में कच्छ की खाड़ी के सहारे मेन रूप से। फिर ये वन हमें मिल रहा है कहाँ पर? तो पूर्वी तट पूरी तरीके से डेल्टाई तट है। तो पूर्वी तट पर पूरे आप याद रखेंगे बंगाल डेल्टा से लेके
और दक्षिण में जो ताम्रपर्णी नदी है उसके डेल्टा तक सभी नदियों के मुहाने पर ये वन हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गंगा डेल्टा है, ब्राह्मी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा, पेन्नार, पालार, कावेरी, वागई और ताम्रपर्णी, इन सभी नदी डेल्टा के मुहाने पर मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप के सहारे भी ये हमें मिलता है। और ये जो मैंग्रोव वन होता है, इस मैंग्रोव वन की जो विशेषता होती है सबसे पहले कि इसमें भी वृक्ष की लंबाई बहुत अधिक नहीं होती है, 20 मीटर से लेके 25 मीटर तक के ऊंचे वृक्ष इसमें मिलते हैं। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इन वनों की पत्तियां छोटी होती है परंतु सघन, पत्तियां छोटी छोटी एवं क्या होते हैं, सघन होते हैं, डेंस कैनोपी वाले सघन होते हैं, इस तरीके के वन। तीसरा, इनकी जड़ें जो होती है वो क्या होती है, अर्ध वायवीय जड़ें होती है, अर्ध वायवीय रूट होता है, अर्थात इनकी जड़ें आधा पानी में और आधा हवा में। जब हाई टाइड आता है तो मैंग्रोव वन की जड़ें ढक जाती है, और जब लो टाइड आता है, ज्वारीय लहर वापस आता है, तो फिर से इनकी जड़ें जो होती है वो दिखनी शुरू हो जाती है। फिर चौथा क्या है कि इसका बहुत सारा इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। ये वन जो है ना तटीय क्षेत्रों को चक्रवात से, ये वन तटीय क्षेत्रों को चक्रवात से और सुनामी से, साथ ही साथ जो ऊंची ज्वारीय लहर होते हैं उससे भी ये क्या करते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इस वन में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं, इसमें सुंदरी का वृक्ष प्रमुख रूप से पाया जाता है। सुंदरी के वृक्ष के नाम पर ही गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो उसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरी का वृक्ष, दूसरा यहाँ पर क्योर का वृक्ष, एंगार का वृक्ष, पोमीज का वृक्ष, इस सब का नाम भी नहीं सुना होगा। तो सुंदरी, क्योर, एंगार, फोमीज, बेंत, ये सभी इस वन में पाए जाने वाले क्या है, वृक्ष हैं। सुंदरी, क्योर, एंगार, फोमीज सभी इस वन में पाए जाने वाले क्या है, वृक्ष हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसी वन के क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर, घड़ियाल, मगरमच्छ, इस तरीके के जीव जो है सो हमें मिलते हैं। क्लियर है? ये इस वन के बहुत सारे इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हैं। जब आप आगे चलेंगे क्लास में तो आपको बताएंगे, पूरी की पूरी 4-5 पेज हम जो है सो मैंग्रोव वन के बारे में बताते हैं कि कैसे मैंग्रोव वन अपने में अनुकूलन रखते हैं, क्या इसका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है, हर एक के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपका मैंग्रोव वन का क्षेत्र हो जाएगा। इस डायग्राम पर आप देख भी सकते हो कि मैंग्रोव वन देखने में कैसे होते हैं। जैसे देख रहे हैं पत्तियां काफी छोटी छोटी है परंतु काफी सघन है। ये जड़ें इनकी अर्धवायवीय है, आप देख रहे हैं आधा पानी में ढकी हुई, आधा वैसे ही दिख रहा है। यही जो जड़ें हैं तटीय क्षेत्र को सुनामी, ऊंची ज्वारीय लहर से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ये जो वनस्पति है तूफान, साइक्लोन, इस सब से इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और ग्लोबल क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, सी लेवल जो राइज कर रहा है, इससे इन वन के समक्ष क्या चुनौतियां आ रही है, जो सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाएं स्थापित हो रही है उससे इस वन के समक्ष क्या चुनौतियां आ रही है, ये सब हम आपको आगे की कक्षा में बताएंगे। क्लियर है सभी का? कोई डाउट? लास्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। तो बड़े तौर पर जब आप जाओगे तो भारत में पर्वतीय वन जो है ना 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक पर्वतीय वन है हमारे यहाँ जिनको हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर माउंटेन फॉरेस्ट, प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन, पेनिनसुलर माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। और दूसरा जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट, हिमालयन वन, हिमालयन पर्वतीय वन कहते हैं, हिमालयन पर्वतीय वन। हिमालयन पर्वतीय वन को भी हम लोग 2 वर्गों में रखते हैं। एक हो जाएगा पश्चिमी हिमालयन वन, पश्चिमी हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन वन हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे पूर्वी हिमालयन वन, पूर्वी हिमालयन वन। ये 2 प्रकार के वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालयन वन और पूर्वी हिमालयन वन जो पाए जाएंगे, आप इसको मानचित्र पर देख लो, यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
और अरुणाचल जैसे राज्यों में जो वन पाए जाएंगे इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी हिमालयन वन, पूर्वी हिमालयन फॉरेस्ट। यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल में जो वन मिलेगा वो हो जाएगा पूर्वी हिमालयन वन। और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे राज्यों और संघ शासित प्रदेश में जो वन मिलेगा इसको हम लोग कहेंगे पश्चिमी हिमालयन वन। पश्चिमी हिमालयन वन और पूर्वी हिमालयन वन में व्यापक अंतर है, ठीक ना, बहुत ही व्यापक अंतर है। डायवर्सिटी, वनस्पति की विविधता का, प्रत्येक प्रकार की चीजों का इसमें अंतर है। लेकिन अभी आप 9th क्लास के एनसीईआरटी में जा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको जानना है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको इस डायग्राम को ध्यान में रखना है कि पूर्वी वन का क्या अर्थ है और पश्चिमी हिमालयन वन का क्या अर्थ है। तो अभी जो आपको पर्वतीय वन बता रहे थे, तो हिमालय में मुख्य रूप से क्या है ना कि 3 तरीके के वन 9th क्लास के एनसीईआरटी के अनुरूप पाए जाते हैं। एक आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय, ये 1000 मीटर से 2000 मीटर के ऊंचाई के बीच। इसका अर्थ है कि हिमालय में, खासकर पूर्वी हिमालय में 1000 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में हमें सदाबहार वन की प्राप्ति होती है। इसमें ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता है। फिर 2000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो है सो आपको कौन से वन मिल रहे हैं, शंकुधारी वन, जिसमें चीर, देवदार, सिल्वर, फर, सीडर, एस्प्रूस के वृक्ष पाए जाते हैं। और फिर अल्पाइन वनस्पति मिलती है आपको 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, जिसमें सिल्वर, फर, जूनिफर, पाइन के वृक्ष आपको मिलते हैं। इस तरीके से वनस्पति है। यानी कि यदि आप इसको इस तरीके से देखोगे तो ये आप बना ले। और लगभग हिमालय में मूल वनस्पति जो है वो 4500 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। 4500 मीटर के बाद जो है सो हमें आइस का लेयर मिल जाता है, तो वहां पर काय, लाइकेन, मॉस टाइप की वनस्पति हमें मिलती है। तो ये वनस्पति का है। तो आपने जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कुछ पूछना है आज के क्लास से तो पूछ सकते, नहीं तो जो फैक्ट वाला एरिया है उस पर। हाँ, मेरी कोशिश यही होती है कि आपके पास कोई प्रश्न ना बचे। मैं उस स्तर तक जाके बता देता हूँ एनसीईआरटी वाले टॉपिक में भी कि आपको कुछ जानने की जरूरत या कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। विविध, देखो तो भारत जो है विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। यानी कि वर्ल्ड के जो 12 टॉप बायोडायवर्सिटी वाले कंट्री हैं उसमें एक भारत भी शामिल है, ठीक है। लगभग 45,000 विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाने के कारण भारत विश्व में 10वां स्थान और एशियाई देशों में भारत का 4था स्थान है। ये फैक्चुअल सेक्शन है जो थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में एक है। इसका अर्थ ये है कि वर्ल्ड में जो 12 जो टॉप बायोडायवर्सिटी वाले कंट्री हैं उसमें भारत भी शामिल है। दूसरा इस पॉइंट में है कि भारत में 45,000 प्रकार के विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिसके कारण इस दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कैमा स्थान है, 10वां स्थान है। और एशियाई देशों में इस दृष्टिकोण से भारत का कैमा स्थान है, 4था स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे, जो कि विश्व के कुल पौधों का 6% है। यानी कि भारत में लगभग 15,000 फूल के पौधे पाए जाते हैं। और ये जो 15,000 प्रकार के फूल के पौधे पाए जाते हैं वो विश्व के कुल फूल के पौधों का 6%, यानी कि बहुत ही मेजर एरिया। भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां, जिसमें ताजे जल और खारे जल की मछलियां पाई जाती है। यानी कि 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के मछलियां, जिसमें खारे और स्वच्छ दोनों पाए जाते हैं। फिर तो इस दृष्टिकोण से यदि आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक आएगा तो भारत एक ह्यूज डाइवर्सिटी का देश है। इसलिए कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, ना केवल राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बल्कि पर्यावरणीय और बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से भी भारत एक ह्यूज डाइवर्सिटी वाला कंट्री है।
हिमालय के राज्यों में शीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलता है, खासकर पश्चिमी हिमालय के राज्यों में। कहाँ पर मिलता है? तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हमें मिलते हैं, जो कि 3000 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। और यह क्षेत्र किसके लिए फेमस है? ट्रांसह्यूमन। ट्रांसह्यूमन हम लोग किसको कहते हैं? ऋतु प्रवासी को कहते हैं, अर्थात ऐसे लोग जो मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार अपना आवास चेंज करते रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋतु प्रवासी कहते हैं। शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है कि यहाँ पर, इसको हम लोग शीतोष्ण घास के मैदान को जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहते हैं? इसको मर्ग कहते हैं। और उत्तराखंड में इस शीतोष्ण घास के मैदान को हम लोग क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बुग्याल कहते हैं, या इसे पयार के नाम से जाना जाता है। बुग्याल या पयार, पयार शब्द है, आपके मन में जो प्यार आ रहा होगा वो नहीं है, LOVE नहीं है, ये पयार है। तो बुग्याल और पयार पाया जाता है कहाँ पर? यूटी में। और ये ऋतु प्रवासी ट्रांसह्यूमन, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो बकरवाल हैं, जो उत्तराखंड के भोटिया और गुर्जर हैं, हिमाचल के जो गद्दी हैं, ये सभी यहाँ के ट्रांसह्यूमन हैं। अभी क्या हुआ होगा? तो ये लोग मध्य हिमालय के ऊंचले भागों में चले गए होंगे, क्योंकि आइस मेल्ट हो गया होगा, ग्रासलैंड इनको मिल जाएगा। और जब फिर शीत ऋतु में हिमपात होने लगता है तो ये सभी फिर से पर्वत के निचले भागों में, घाटी क्षेत्रों में आ जाते हैं। पश्चिमी हिमालयन वनों में कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, आइबैक्स पाए जाते हैं। देखो ये यूपीएससी इसी तरीके से खोज के पूछते हैं। सीधे प्रश्न आपके सामने आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिमालयन वनों में पाए जाने वाले जीव हैं? तो कश्मीरी महामृग, यानी जिसको आप कश्मीरी स्टैग कहते हो, चित्रा हिरन कहते हो, जंगली भेड़ है, फिर खरगोश है, तिब्बती बारहसिंघा है, याक है, बहुत ही मजबूत होता है, स्नो लेपार्ड, हिम तेंदुआ, गिलहरी, आइबैक्स, ये सभी पश्चिमी हिमालयन राज्यों में पाए जाते हैं। पश्चिम हिमालयन वनों में, पश्चिम हिमालयन वन कहने का अर्थ हुआ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में। भारत में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो विश्व का 13% है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी हमारे यहाँ 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? 13%। मछलियों की 25 प्रजातियां पाई जाती है, जो विश्व का 12% है, यानी कि 25 प्रकार की मछली की प्रजाति पाई जाती है, जो विश्व का कितना प्रतिशत है? 12%। भारत विश्व का 5% से 8% तक उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं, यानी विश्व के 5 से 8% तक भारत में उभयचर, सरीसृप और स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारी में हाथी कौन सा है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो असम, कर्नाटक, केरल के उष्णाद्र वनों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार एक सिंह, जिसको राइनो कहते हैं हम लोग, ये पश्चिम बंगाल और असम के दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये यूपीएससी टाइप का प्रश्न यहाँ से बन सकता है, और स्टेट पीसीएस में भी। फिर है कच्छ का रण तथा थार मरुस्थल में क्या पाया जाता है? जंगली गधे और ऊंट। जो वाइल्ड एस है, इस पर एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ मिलता है, क्योंकि ये एक तरीके से संकटग्रस्त है, और जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कच्छ के रण में पाया जाता है। तो जंगली गधे और ऊंट, ये जंगली गधा कहने का अर्थ है कि ये गधों में गधा होगा, एक तो गधा और ऊपर से जंगली गधा, यानी कि गधों में गधा, जंगली गधा। फिर भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां शेर और बाघ दोनों की प्रजाति पाई जाती है। ये भी स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है आपसे कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां पर बाघ और शेर दोनों की प्रजातियां पाई जाती है। भारतीय शेर का प्राकृतिक वास स्थान कहां पर? गुजरात का गिर अभयारण्य है, जबकि बाघ मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पाया जाता है। घड़ियाल मगरमच्छ की एक ऐसी प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है, यानी घड़ियाल
मगरमच्छ की प्रजाति का है, लेकिन ये कहाँ पर पाया जाता है? केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। बहुत ही फैक्चुअल सेक्शन, बट एग्जाम पीटी के एग्जाम ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे सिविल सर्विसेज का हो या स्टेट पीसीएस का हो, 100% यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएगा। फिर है कि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। जाहिर सी बात है, हमेशा यहाँ पर क्या होता है कि लगभग 0 उसके आसपास का टेम्परेचर, तो उस तरह के जलवायु में रहने के आदी होंगे, ये ध्यान रखेंगे। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सिंग वाला बैल जैसा और बहुत ही मजबूत होता है ये। तिब्बती बारहसिंघा, भराल, नीलगाय, जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधे तथा कहीं कहीं पर लाल पांडा भी हिमालयन राज्यों में पाए जाते हैं। यानी तिब्बती बारहसिंघा, भारल, नीलगाय, जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधे, कहीं कहीं पर लाल पांडा, रेड पांडा भी इसमें पाए जाते हैं। कुछ औषधीय पादप हैं और उनका कहाँ पर यूज होता है, किस बीमारी में यूज करते हैं, ये आजकल घरेलू एक तरीके से आयुर्वेद का उपचार बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो उसमें आप देखिए कि किसी को यदि ब्लड प्रेशर की समस्या है तो सर्पगंधा एक पौधा होता है, सर्पगंधे के पौधों का पत्तियां जो होती है वो आप रक्तचाप के बीमारी में यूज करते हैं, और ये सर्पगंधा केवल भारत में ही पाया जाता है, अन्य देशों में यह पादप नहीं पाए जाते हैं। जामुन जो है ना, मधुमेह के रोगियों के लिए सहायक है और वायुसरी और मूत्रवर्धक, यानी कि यदि किसी को डायबिटीज की बीमारी है तो अगर वो जामुन का सेवन करे तो उसके लिए ये लाभदायक होगा। तो आप लोगों में से इसको ध्यान से सुनिए। अर्जन किसी को कान के दर्द के इलाज में और रक्तचाप को नियंत्रित करने, यानी अर्जन का पौधा, उसके पत्तियों का जो रस होता है, वो कान का जो दर्द है तो उसके पत्तियों से रस निचोड़ कर कान में डाल दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी अर्जन पौधे जो होते हैं लाभदायक। बबूल, कहते हैं ना बोए हो बबूल तो उपजाओगे क्या, तो आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है और बबूल से प्राप्त गोंद शारीरिक शक्तिवर्धक में सहायक है। देखो बबूल कितना उपयोगी है कि आंख के ऊपर कभी कभी किसी को फुंसी हो जाती है, उस फुंसी के इलाज के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और बबूल से जो गोंद प्राप्त होता है उसका शारीरिक शक्तिवर्धक में सहायता होता है। नीम तो कई औषधीय गुणों से युक्त है, जिसमें जैव और जीवाणु प्रतिरोधी क्षमता है। इसके अलावा तुलसी का जो पौधा, उसका जो पत्ती जुकाम और खांसी की दवा में, ये तो नॉर्मली अभी भी लोग कोरोना काल में देख रहे थे कि जब लोग करहा, ये देहाती शब्द है, बनाते थे तो उसमें लौंग, तुलसी का पत्ता क्या क्या डाल के लोग पीते थे और बहुत रिलीफ मिलती थी इससे। अभी भी आपको खांसी, सर्दी, जुकाम हो, तुलसी के पत्तों को पानी में गर्म करके उसको थोड़ा सा बॉईल करके पीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। और कचनार एक पादप होता है, ये हम लोगों की तरफ मिलता है, ये अल्सर और अस्थमा रोगियों के लिए सहायक है। यूपी पीसीएस में ये जो अभी आपने वनस्पति देखा है ना और उसका यूज, यूपी पीसीएस का जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे कि ये वनस्पति है, ये वनस्पति किस प्रकार के बीमारी में लाभदायक होता है। क्लियर है? तो ये आज आपका क्लास था और ये 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है, हाँ काढ़ा, 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है वो आज समाप्त होता है। इसमें एक जनसंख्या वाला टॉपिक और है, उसमें कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वाला एक टॉपिक मैं पिछली कक्षा में डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, वही चीज रिपीट है, कुछ नया नहीं है, मैंने उसको देखा है। तो इसलिए आज 9th क्लास के एनसीईआरटी की समाप्ति की घोषणा करता हूँ, उद्घोषणा करता हूँ, और सोमवार से 10th क्लास की एनसीईआरटी में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। और सोमवार से जो 10th क्लास की एनसीईआरटी होगी उसकी टाइमिंग क्या होगी, सभी को पता चल गया है ना? सोमवार से क्लास की टाइमिंग क्या होगी, सभी लोग लिखिए कमेंट में, तो मैं समझूंगा कि सबको याद है सोमवार से क्लास की टाइमिंग। सोमवार से क्लास की टाइमिंग क्या होगी, सभी लोग कमेंट में लिखिए। और 10th क्लास के एनसीईआरटी में प्रवेश कर जाएंगे हम लोग।
सोमवार को। देखो अक्षिता सही लिखे 8:30, साहिन 3:30, ये 3:30 में का हमने तो कभी नहीं कहा है। आदर्श 8:30, विशंबर प्रताप। क्लियर है? तो आज के क्लास में यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बीपीएससी के बारे में आपको जानकारी दे ही चुका हूँ। इसके संदर्भ में यदि कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, या दीक्षांत आईएएस के जो इंक्वायरी नंबर है उस पर कॉल कर पता लगा सकते हैं। सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है और शुभ रात्रि भी है।